2019 के चुनाव की तैयारी चल रही है। देश भर में सारी पार्टियां अपने अपने तरीके से प्रचार में लगी हुई है और अलग अलग वादों के साथ लगी हुई है। बहुजन मुक्ति पार्टी पूरे देश में 125 सीटों पर अपना कैंडिडेट घोषित किया हुआ है और अलग अलग पार्टियां पूरे अलग अलग राज्यों में जो हमारे साथ है वो पार्टियां हमारे साथ है। मिलकर हम लोग कम से कम भारत में 300 सीटों पर मैदान में है। साथियों, महापुरुषों की संयुक्त जन्मदिन के इस अवसर पर कुछ बातें बताना जरूरी है। जब बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की और राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले की आती है या फिर हजारों महापुरुषों की अगर बात आती है, उनकी विचारधारा की बात आती है, तो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और अन्यायपूर्ण समाज और राष्ट्र का निर्माण करना यही उनके जीवन का मकसद था। 72 साल में संविधान की सिंगल लाइन पर अमल नहीं हुआ। संविधान की सिंगल लाइन पर अमल नहीं हुआ। पहली लाइन में लिखा हुआ है यहां भारत के लोग समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्यायपूर्ण समाज और राष्ट्र का निर्माण करेंगे। संविधान की इस पहली लाइन पर अमल नहीं हुआ। पूरा संविधान बहुत आगे की बात है। उन लोगों ने अमल नहीं किया जिन्होंने हजारों साल समानता के विरोध में है या असमानतावादी लोग हैं। वो लोग नहीं चाहते हैं भारत के संविधान पर अमल हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां आए हुए लोग ये सामान्य भीड़ नहीं है और यहां आए हुए लोग ये किराए के लोग नहीं हैं। ये पूरी पैकेट और पैसे से खरीदे हुए लोग नहीं हैं। अर्थात टिकाऊ लोग है, बिकाऊ लोग नहीं है। बहुजन मुक्ति पार्टी में टिकाऊ लोग है, बिकाऊ नहीं है। और पूरे देश की पार्टियों को खुला चैलेंज है कि बगैर पैसे लोग अपने पैसे से आप इतना भीड़ इकट्ठा करके दिखा दो, मान जाऊंगा। अडानी अंबानी के पैसे पे तो बहुत सारे लोग आते रहते हैं। संविधान की सिंगल लाइन पर अमल नहीं हुआ और संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 28 अक्टूबर 1951 में उन्होंने पंजाब में एक बात कही। जालंधर में डीएवी कॉलेज में उन्होंने एक वक्तव्य किया जिसका विषय था भारत के लोकतंत्र का भविष्य कैसा होगा, इस देश के लोकतंत्र का भविष्य कैसा होगा। इसके ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना विचार रखा हुआ है और उन्होंने 2 शर्तें बताई कि अगर भारत में लोकतंत्र बरकरार रखना है तो पहली शर्त है मजबूत विरोध पक्ष होना चाहिए। दूसरी शर्त है चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए। अगर ये 2 शर्तें अगर नहीं होती है पूरी, भारत में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। और हो गया है लोकतंत्र खत्म। लोकतंत्र भारत में खत्म हो चुका है। देश में मजबूत विरोध पक्ष नहीं है। और एक समय था जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था तो मुस्लिम लीग विरोध पक्ष में थी और उस समय मुसलमानों के 33.5% आरक्षण था और 22.5% SC/ST के था।
33.5 और 22.5 मिला दो 56% हो जाता है। अगर ओबीसी के लोग उसमें अगर शामिल हो जाते हैं तो जिन्होंने हजारों साल अपनी असमानतावादी व्यवस्था को बरकरार रखा, उनका वर्चस्व खत्म हो जाता था। मुस्लिम लीग चली गई वहां पर। उसके बाद विरोध पक्ष में कोई था तो सुभाष चंद्र बोस था, तो उनकी पार्टी को रास्ते से हटा दिया गया और उन्हें ही रास्ते से हटा दिया गया। और उसके बाद विरोध पक्ष में कोई अगर था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विरोध पक्ष में थे, उन्हें भी दूसरा चुनाव आते आते उनका भी हत्या हो गया या शंकास्पद मृत्यु हो गया। 3 दिन पार्लियामेंट बंद थी और सरकार ने आईजी सक्सेना आयोग बनाया और उस सक्सेना आयोग का आज तक अहवाल जनता के सामने नहीं रखा है। बहुजन मुक्ति पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ये मुद्दा रखा है, बाबा साहब के नाम पर वोट चाहिए और उनका मृत्यु कैसे हुआ वो अहवाल जनता को बताओ ना, नहीं बताने वाले हैं। और उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर 21 अक्टूबर 1951 में जब ओबीसी के लिए इस्तीफा देते हैं, तब भारत में 10 दिन के अंदर 10 अक्टूबर 1951 को बाबा साहब अम्बेडकर ने इस्तीफा दिया ओबीसी के लिए, और भारत में 21 अक्टूबर 1951 में जनसंघ निर्माण होती है। देश में जनसंघ बन जाती है, कहीं बाबा साहब अम्बेडकर विरोध पक्ष में काबिज ना हो जाए। और बनाने वाले भी वही लोग बनाने वाले। इसलिए मैं कहता हूं, भारत में मजबूत विरोध पक्ष नहीं है। जो कांग्रेस की नीतियां थी वही बीजेपी की नीतियां है। भारत में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। अगर यहां पर चुनाव आयोग के अगर रिकॉर्डिंग करने वाले हैं तो जाकर बताइए चुनाव आयोग को इस बात को। अगर निष्पक्ष चुनाव करवाना चाहता है चुनाव आयोग, तो भारत में कैंडिडेट की मर्यादा है कितना खर्च करना। क्या पार्टियों की मर्यादा तय है क्या? कैंडिडेट को मर्यादा है 77 लाख और पार्टी को अनलिमिटेड है 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 10,000 करोड़। कहां से निष्पक्ष चुनाव होगा? निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। चुनाव आयोग को पार्टियों का भी लिमिटेशन तय करना चाहिए। और कैंडिडेट क्या करते हैं, अपना अतिरिक्त खर्च पार्टी में डाल देते हैं, तो कहां से होगा निष्पक्ष चुनाव? नंबर 2, अगर आपका टाइम पूरा हो जाएगा तो चुनाव आयोग के अधिकारी कहेंगे आचार संहिता टाइम पूरा हो गया। आप हैंडबिल छपाओगे, देना पड़ेगा कितनी छपाई। आपके टाइम के लिए लिमिटेशन है, आचार संहिता है। और टीवी चैनलों में रात को 4 बजे तक नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का प्रचार हो रहा है। मीडिया के ऊपर आचार संहिता नहीं है क्या? 3-4 बजे तक मोदी और राहुल के कार्यक्रम चलते रहते हैं, प्रचार हो रहा है। मीडिया सर्वे रिपोर्ट बता रहा है कौन आने वाला है, बगैर चुनाव के अपना ओपिनियन बता रहे हैं। आचार संहिता में नहीं आता क्या? अगर आप हैंडबिल छपाओगे तो कितनी कॉपी छपाई बताना पड़ेगा। और वो पार्टियां, प्रस्तावित पार्टियां अखबारों में फ्रंट पेज पर, इसका 20-25 लाख रुपया फ्रंट पेज का होता है। अगर एक अखबार में आप छपाते हो तो लाखों सर्कुलेशन है। ऐसे सारे क्षेत्रीय अखबार और
राष्ट्रीय अखबारों में फ्रंट पेज पर आ रहा है। तो एक अखबार का अगर लाखों सर्कुलेशन है, अगर 10-20 अखबार में आपने एडवर्टाइजमेंट दे दिया तो करोड़ों तक आपका मैसेज आता है। आचार संहिता नहीं है क्या? चुनाव आयोग को चाहिए मीडिया पर भी आचार संहिता लागू हो, मीडिया के पर भी आचार संहिता लागू हो, तब तो होगा निष्पक्ष चुनाव। आप वॉल पेंटिंग करेंगे, आचार संहिता है। आप बैनर लगाओगे, आचार संहिता है। आप पोस्टर लगाओगे, आचार संहिता है। और बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे रहते हैं, पूरे देखा होगा आपने, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे रहते हैं, आचार संहिता लागू नहीं है क्या? भारतीय चुनाव आयोग को मैं इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि हम चाहते हैं भारत में निष्पक्ष चुनाव हो। 2019 में उन वादों पर चुनाव क्यों नहीं लड़ते हो, नहीं उठाते हो? जो उन्होंने वादे किए बिल्कुल उसके विरोध का काम किया, याद रखना। जो वादा किया बिल्कुल उसके विरोध में काम किया है। 2 करोड़ नौकरियां मिलेगी, 2 करोड़ नौकरियां नहीं मिली, जो था वो नौकरियां हड़प हो गई। योजना आई है, कोई आदमी बेरोजगार नहीं रहेगा। क्या करना होगा? सुबह चाय बेचो। चाय वाला प्रधानमंत्री था, सुबह चाय बेचो, दोपहर को पकोड़े तलो और रात को चौकीदारी करो। हाँ? सुबह चाय बेचो, दोपहर को पकोड़े तलो और रात को चौकीदारी करो। कहां है बेरोजगारी? रोजगार खत्म कर दिया। और उन्होंने उस समय कहा 100 दिन में महंगाई कम हो जाएगी। यहां बैठे हुए लोगों को मालूम है महंगाई बढ़ती है, 4 गुना बढ़ गई होगी, कम नहीं हुआ। गैस का सिलेंडर जो 400 था ना, अभी 850 900 पहुंच गया है। मतलब 100% बढ़ गई। उन्होंने उस समय कहा था काला धन आएगा, काला धन आया जाएगा। अब केंद्र सरकार कहती है कि काले धन वालों की सूची हम जाहिर नहीं कर सकते। अरे काला धन बनाने का और काले धन को समय बनाने का कानून बनाया। 26 जून 2016 अरुण जेटली ने सेटलमेंट स्कीम निकाला, समझौता स्कीम निकाला कि अगर आपके पास 100 करोड़ है तो आप 45 करोड़ सरकार को जमा कराओ, 55 करोड़ की व्हाइट सर्टिफिकेट लेके जाओ। आपका नाम भी नहीं बताया जाएगा कहां से आया, इनकम टैक्स को भी नहीं दिया जाएगा। 45% जमा कराओ, 55 की व्हाइट सर्टिफिकेट लेके जाओ। सीने वाले व्यक्ति ने और अभी तक नहीं बोला। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर ऑर्डर लिया। पिछले 2 साल में 1,10,213 महिला पर बलात्कार हुआ इस देश में। 1,10,213 महिला पर बलात्कार हुआ है और उसमें 38,000 नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ है। आसिफा से लेकर उन्नाव से लेकर बिहार के मुजफ्फरपुर का कांड देखो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बजट रखा कितना?
निर्भया योजना के तहत 5,000 करोड़ और खर्च किया 40%। 5,000 का 40% होता है कितना? 2,000 करोड़। 5 चौक 20। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सुरक्षा के लिए 2,000 करोड़ और गंगा की सफाई के लिए 4.5 साल में 20,000 करोड़। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसकी चौकी करूंगा और चौकीदार को बाद में नींद आ गई, विजय माल्या चला गया, नीरव मोदी चला गया, मेहुल चोकसी चला गया। आपके गांव में अगर चौकीदार होते हुए चोरी हो जाए तो आप क्या करोगे? अगर एक बार चोरी हो गई, 2 बार हो गई, 3 बार हो गई, क्या करोगे? बदल दोगे ना, बदल दोगे ना चौकीदार को। 2019 के चुनाव में चौकीदार बदलना जरूरी है। 2019 के चुनाव में चौकीदार को बदलना जरूरी है। आजकल तो आप फेसबुक पर जाओगे ना, गूगल पर केवल चौकीदार लिखो, केवल चौकीदार लिखकर बताओ, आप अपने आप गूगल वाला पूरा सेंटेंस कर देगा। आप लिखोगे चौकीदार तो गूगल वाला पूरा कर देगा चोर है। मैं नहीं कह रहा हूं, आप गूगल में ट्राई करके देखो ना। आप गूगल में फेंको, केवल शब्द टाइप करो, देखो किसका फोटो आ रहा है। अब गूगल वालों को मैंने थोड़ी बोला है, मैं तो आपको मोबाइल है, एंड्रॉइड मोबाइल है, आप प्रयोग करके देख सकते हो। बड़े बड़े वादे किए थे। देश में 5,18,528 किसानों की आत्महत्या हो चुकी है। 5,18,528 किसानों की आत्महत्या हो चुकी है। और किसानों के लिए बोलते बजट नहीं है, और बजट दिया तो कितना दिया मालूम है? साल भर में 6,000 देंगे, तो महीने का 500 रुपया, 12,50,60, महीने का 500 रुपया, तो रोज का हुआ 17 रुपया। क्या 17 रुपये में किसानों की आत्महत्या रुक जाएगी क्या? उनके पास किसानों के लिए बजट नहीं है, उद्योगपतियों के लिए बजट है। उद्योगपति का कर्जा माफ करने के लिए बजट है। और अरे जिन्होंने कहा देश बिकने नहीं दूंगा, और लाल किले को, जिस लाल किले से बोला, उस लाल किले को गिरवी रख दिया। उस लाल किले को 5 करोड़ में गिरवी रख दिया। उस लाल किले का रेवेन्यू था 18 करोड़, डालमिया को दे दिया 5 करोड़ में। 18 करोड़ सालाना इनकम था, 5 करोड़ में दिया। आप लाल किला बेच दिया, आप एयरपोर्ट बेच रहे हैं, आप रेलवे बेच रहे हैं, और बंद पर कहते हैं देश बिकने नहीं दूंगा। और बड़े बड़े वादे बताते हैं। कौन से? मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया में आपको बुलेट ट्रेन जापान से चाहिए। मेक इन इंडिया में आपको राफेल फ्रांस से चाहिए। मेक इन इंडिया में आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैच्यू है वो चाइना से चाहिए। सरदार का स्टैच्यू चाइना से चाहिए, बुलेट जापान से चाहिए, राफेल फ्रांस से चाहिए। तो मेक इन इंडिया में क्या पकौड़े ही चलना है क्या? हाँ, तो करना क्या है मेक इन इंडिया में, ये भी तो बताओ थोड़ा। केवल पकौड़े ही चलना है क्या मेक इन इंडिया में? शब्दों में उलझाया जाता है, हमें शब्दों में उलझाया जाता है। जो कहते हैं
जो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के आने से विकास हो गया, बीजेपी के आने से, मैं खुला चैलेंज करता हूं। अरे 2014 में भारत पर विदेशी कर्जा था 54 लाख हजार करोड़ का कर्जा था। 2018 में कर्जा हो गया 27 लाख करोड़ कर्जा बढ़ गया विदेशी। कौन सा विकास किया? भक्तों को थोड़ा लगता है कि मोदी नहीं होगा तो हमारा क्या होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अरे इसकी चिंता छोड़ो। मोदी के बगैर भी जसोदा बहन ने 47 साल आजादी से गुजार दिया। अब तो 47 साल अगर जसोदा बहन गुजार सकती है तो बनाया जाता है, माइंड सेट किया जाता है, उन्हें बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, देश का विकास होगा। अरे ऐसा विकास नहीं चाहिए हमको। आपके विकास में हमको रोहित वेमुला दिखाई देता है, आपके विकास में हमको ऊना का कान दिखाई देता है, आपके विकास में हमें अखबार दिखाई देता है, आपके विकास में हमें अपराजुल दिखाई देता है, आपके विकास में हमें सहारनपुर दिखाई देता है। नहीं चाहिए हमको ऐसा विकास। आपके विकास में हमको रोहित वेमुला दिखाई देता है, डेल्टा मेघवाल दिखाई देती है। आपके विकास में हमको अपराजुल दिखाई देता है, आपके विकास में हमको अखबार दिखाई देता है, आपके विकास में हमको सरेआम हमारा सत्यानाश हो रहा है, संविधान को जलाया जा रहा है। ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए। जहां संविधान को जलाया जाता हो और आप कुछ भी नहीं करने लायक हो, कहां गया 56 इंच का सीना। अरे देश में सारी पार्टियां कह रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। अगर जर्मन में हो रहा है, अगर फ्रांस में हो रहा है, अगर जापान में हो रहा है, अगर अमेरिका में हो रहा है बैलेट से चुनाव, अगर चाइना में हो रहा है, अगर नेदरलैंड में हो रहा है, अगर यूक्रेन में हो रहा है, अगर पाकिस्तान में हो रहा है, तो भारत में बैलेट से डरते क्यों हो? आपकी तो लहर है ना, आपकी एशिया की नंबर 1 की पार्टी है ना, आपके पास मैनेजमेंट गुरु है ना अमित शाह। अरे एक बार टीवी चैनल पर आकर कह दो कि बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए, हमें एतराज नहीं है। दिखाते जनता आपको कितना चाहती है। माहौल बनाया जाता है, मुद्दों से हमें भटकाया जाता है, डाइवर्ट किया जाता है हमें, और लहर बनाया जाता है, और ईवीएम का इस्तेमाल हो जाता है। इस देश में मैं खुलेआम कहता हूं, हमने जो मुद्दे उठाए हैं, भारत की कोई पार्टी वो मुद्दे नहीं उठा सकती। अगर कांग्रेस बीजेपी छोड़ो, कोई भी पार्टी आ जाए, वो हमारी नकल करके दिखा दे, नकल छोड़ो, नकल करके दिखा दे, हमारी नकल केवल करके दिखा दे, हम पार्टी बंद कर देंगे, 24 घंटे में बंद करेंगे। नकल करके दिखा दो केवल। हमने 100 रुपए के स्टैंप पेपर पर हमारे वादे दिए हैं, आप 100 रुपए के स्टैंप पेपर पर दिखाओ। अगर 72,000 देना चाहते हो, लाओ 100 रुपए के स्टैंप पेपर पर मैनिफेस्टो लाओ। आप जो मुद्दे बता रहे हो 100 रुपए के स्टैंप पेपर पर लिख कर दो। आजाद भारत में किसी पार्टी ने लिखकर नहीं दिया। और अगर हम उन मुद्दे पर अमल नहीं करते हैं तो पार्टियां हमारे पर केस कर सकती है विश्वासघात का, कि इन्होंने हमारा वोट लिया, इस मुद्दे पर आप अमल नहीं कर रहे। कौन सी पार्टी है 100 रुपये के मुद्दे पर लिख कर देगी आपको? बोलो कांग्रेस को, बोलो बीजेपी को। हमारे महापुरुषों के संदर्भ में तो एक ही लाइन बताऊंगा मैं, संघ और बीजेपी वालों को बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बोल रहा हूं, आपने गांधी जी को हाईजैक कर लिया, कांग्रेस का मुद्दा उठा लिया, आपने सरदार पटेल को भी हाईजैक कर लिया, आपने गांधी जी को
गांधी जी का इस्तेमाल किया, आपने सुभाष चंद्र बोस का इस्तेमाल किया, आपने सरदार का भी इस्तेमाल किया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, छत्रपति साहू जी महाराज का, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का हाईजेक करके दिखाओ ना, उठा कर दिखाओ ना, पता चले क्या है। कोशिश किया था 125वीं जन्म जयंती मनाने का, बीच में ही बंद करना पड़ा था। साथियों, हमारे जो मुद्दे हैं 100 रुपये के स्टैंप पेपर पर है। पहला मुद्दा है, पहला ही हमारा मैनिफेस्टो का मुद्दा है कि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया कि ईवीएम के वजह से, ईवीएम मशीनों से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता, इसमें से जो वीवीपीएटी निकलेगा, मत पत्र की जो पर्ची निकलेगी, कागजी पत्र निकलेगा, उसका 100% काउंटिंग होना चाहिए, 100% काउंटिंग होना चाहिए। अभी पार्टियां 50% की बात कर रही, तब भी चुनाव आयोग नहीं मान रहा है। नंबर 2, समान एजुकेशन होना चाहिए, समान एजुकेशन होना चाहिए। कलेक्टर का बच्चा और मजदूर का बच्चा, उसका सिलेबस और एजुकेशन का स्तर एक होना चाहिए, तब पता चलेगा ना किसके अंदर मेरिट है, तब तो पता चलेगा मेरिट किसके अंदर है। आपने बच्चों का परीक्षा लेना ही बंद कर दिया। सरकारी स्कूलों में खिचड़ी खिलाओ, पास कर दो, आगे चलकर ड्रॉप आउट हो जाते हैं और बाद में कहते हैं मेरिट नहीं है। अरे हमारा मेरिट डेवलप करने कहां देते हो आप लोग। समान एजुकेशन होना चाहिए। नंबर 3, भूमि आयोग बनना चाहिए। इस देश में भूमि आयोग बनना चाहिए। 14 जुलाई 1947 डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को लिखित प्रस्ताव दिया कि भूमि आयोग बनाना चाहिए। उसमें भूमि की मर्यादा तय होना चाहिए कि इससे अतिरिक्त भूमि कोई नहीं रख पाएगा। अब अरबों खरबों की जमीनें टोकन रेट पर दे रहे हैं। नेहरू ने मना कर दिया, नेहरू ने मना कर दिया। 22 जुलाई 1947 को नेहरू ने मना किया, 8 दिन नहीं, ये संभव नहीं है। उसके बाद 6 सितंबर 1954 राज्यसभा में बाबा साहब अम्बेडकर ने दोबारा ये मुद्दा रखा कि भूमि आयोग होना चाहिए। बहुजन मुक्ति अगर पावर में आएगी, जिस दिन भी आएगी, भूमि आयोग बनाएगा। अतिरिक्त भूमि जब्त हो जाएगी और भूमि विहीन लोगों में बांट दिया जाएगा। नंबर 4, जिन उद्योगपतियों को एसीजेड में उद्योगों के लिए जमीन दिया, किसानों से छीनकर टोकन रेट पर जमीन दिया, और वो उन लोगों ने उद्योग नहीं लगाए और रियल एस्टेट का काम किया, टोकन रेट की जमीन अरबों खरबों में बेच रहे हैं। अगर उन उद्योगपति ने जमीन पर उद्योग नहीं लगाया, एसीजेड में जमीन लिया, भूमि अधिग्रहण में जमीन लिया और वो काम नहीं किया, बीएमपी वो जमीन जब्त कर लेगी, वापस किसानों को दिया जाएगा। अन्यथा वर्तमान का रेट सरकार उनसे वसूल करेगी। सरकारी जमीन जो उद्योगपति को दे रहे हैं टोकन रेट में, वर्तमान का रेट जमीन की जो प्राइस है वो वसूल करेंगे, क्योंकि सरकार की जमीन है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। नंबर 9, आदिवासियों के लिए 5वीं और 6ठी अनुसूची कंपलसरी लागू होना चाहिए। राइट टू ओनरशिप और राइट टू गवर्नेंस। बाबा साहब ने प्रावधान किया, संविधान की बात बता रहा हूं, मेरे काल्पनिक मुद्दे नहीं है। इस देश में
कम्युनल वायलेंस एक्ट बना, इस देश में दंगे फसाद में जो टारगेट बनाए जाते हैं उसके लिए एक्ट बनना चाहिए। और जिन लोगों को, निर्दोष लोगों को फंसाया गया, 52,000 लोग जेलों में सड़ रहे हैं। 25 साल के बाद 20-25 साल के बच्चे को कहते हैं 25 साल के बाद कि तुम निर्दोष हो। अरे उसका तो 50 साल हो गया ना उम्र, उसके बच्चे का एजुकेशन समाप्त हो गया, उसकी जनरेशन बर्बाद हो गई। जिन अधिकारियों ने 25 साल उसकी जवानी बर्बाद की, क्या एक भी भारत में उन अधिकारियों को सजा हुई हो? ऐसा एग्जाम्पल है क्या? डर नहीं है। कानून बनाया जाएगा, बाकायदा कानून बनाया जाएगा। और छोटे उद्योगों के लिए, किसानों के लिए 10 गांव में एक उद्योग लगाया जाएगा कृषि आधारित। 10 गांव में कृषि आधारित उद्योग लगाया जाएगा। जिस गांव में जो पैदावार होती है, उसी जो पैदावार है उसको उद्योग का, वही उद्योग लगा दो, रोजगार मिलेगा। अगर आलू अगर किसान बोता है और होलसेल के भाव में उसका 10 रुपया है या 15 रुपया होगा, उस आलू का अगर अंकल चिप्स बन जाता है 100 ग्राम का 20 रुपया है। 10 रुपए की आइटम 200 रुपये में जाती है। अगर 18 रुपया गेहूं है और अगर वो गेहूं बिस्किट कंपनी में चला जाता है 350 रुपया किलो हो जाता है। किसान को कुछ भी नहीं मिलता, मैन्युफैक्चरर को मिलता है। 10 गांव में उद्योग लगाया जाएगा सरकार के माध्यम से। उन 10 गांव में रोजगार मिलेगा तो कोई अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर कोई अलग अलग राज्य में कमाने नहीं जाएगा। कौन सी पार्टियां ये काम करने वाली है? किसी उद्योगपति के विरोध में कोई कानून बनाने वाले क्या? वो बना नहीं सकते। उनकी पार्टियां उनके चंदे से चलती है। हमारी पार्टियां हमारे पसीने और पैसे से चलती है। बीएमपी में पैसा भी हमारा है, पसीना भी हमारा है। हमें उसकी चिंता नहीं है। और जिन लोगों ने आपका सत्यानाश किया, याद रखो, चुनाव में वो आपके वोट लेने आएंगे। जो चुनाव में आपके वोट लेने आते हैं उन्हें पहले कहना 100 रुपए के स्टैंप पर लिख कर आओ। और जो लोग चुनाव में वोट लेने आते हैं आपके पास, अगर आपके ही प्रतिनिधि हो, रिजर्व सीट से चुने हुए लोग हो, उनको पारा पब्लिक के बीच में सवाल पूछना कि जब संविधान जलाया गया तब तुम कहां थे? एमपी, जो वर्तमान एमपी एमएलए अगर वोट के लिए आपके घरों पर आते हैं तो पब्लिक मीटिंग में समाज के बीच में पूछना कि जब संविधान को जलाया गया था तब कहां थे? कहां थे? उनको सवाल पूछना। जब एट्रोसिटी के विरोध में भारत बनता 2 अप्रैल को 13 लोग हमारे मर गए, शहीद हुए, तब तुम कहां थे? किनके साथ खड़े थे? उन्हें सवाल पूछना। चाहे कोई भी हो, चाहे सपा बसपा हो या कोई भी हो। अरे आर्थिक आधार का प्रावधान नहीं है, रिजर्वेशन में आर्थिक आधार का प्रावधान है ही नहीं। आरएसएस बोलता है आर्थिक आधार पर आरक्षण देना चाहिए, बीजेपी बोलती है आर्थिक आधार पर आरक्षण देना चाहिए, कांग्रेस बोलती है आर्थिक आधार पर आरक्षण देना चाहिए, पासवान बोल रहे आर्थिक आधार पर आरक्षण देना चाहिए, अखिलेश बोलता है आर्थिक आधार पर आरक्षण देना चाहिए, और बहन मायावती भी बोल रही है आर्थिक आधार पर आरक्षण देना चाहिए। तो जो आरएसएस बोल रहा है, जो बीजेपी बोल रही है, आरएसएस बीजेपी कांग्रेस का एजेंडा आपका एजेंडा कैसे हो सकता है? जो बोली वो बोल रहे, वही बोली तुम बोल रहे हो।
तो तुम्हारे एजेंडा में क्या फर्क है? बीएमपी का एजेंडा है 100% रिजर्वेशन होना चाहिए, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये कोई नई बात नहीं है, बिल्कुल नई बात नहीं है। अगर SC/ST के 22.5% है, संख्या अगर 22.5% है, तो आरक्षण 22.5% है। संख्या के आधार पर संविधान ने दिया हुआ है। तो 60% OBC का आरक्षण आप क्यों नहीं दे सकते हो? 27 क्यों? और उसमें क्रिमिलियर 25 साल पार्टियों ने हमें बेवकूफ बनाया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 50% से रिजर्वेशन आगे नहीं जा सकता। 25 साल के बाद अब क्या हुआ? 25 साल OBC के साथ धोखा हुआ, क्योंकि SC/ST को तो उनका संख्या का मिल ही रहा है। 25 साल OBC को धोखा हुआ कि 50% आरक्षण से ज्यादा नहीं दे सकते। अब क्या हुआ? कैसे दे दिया केंद्र सरकार ने? कहां गया वो आदेश? वो केंद्र सरकार ने इसलिए दिया कि पटेलों को आंदोलन को ठंडा किया जाए, जाटों के आंदोलन को ठंडा किया जाए, मराठाओं के आंदोलन को ठंडा किया जाए, गुर्जरों के आंदोलन को ठंडा किया जाए। लेना देना कुछ है नहीं, केवल घोषित किया और खुश हो गया हार्दिक पटेल कि नहीं अभी समाप्त हो गया। अगर मिल भी गया रिजर्वेशन उनको, तो क्रीमिलियर में आउट हो जाएंगे ना, क्रीमिलियर में आउट हो जाएंगे। अजीब तरीके से सरकारें चला रहे हैं। केंद्र सरकार में बैठे हुए लोगों को पता नहीं वो कौन से निर्णय कब बनाते हैं। आप सवर्णों को जो रिजर्वेशन दिया गरीबी के नाम पर, तो मेरा सवाल है 2.5 लाख कमाने वाला जब आदमी था तो बोलते थे इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। अब 2.5 लाख कमाने वाला व्यक्ति अमीर हो गया, अब 5 लाख कर दिया है। 2.5 लाख कमाने वाला आदमी अमीर, टैक्स पे करो। 8 लाख कमाने वाला आदमी गरीब। OBC का अगर 6,40,000 रुपया है इनकम तो गरीब, 6 लाख कमाने वाला गरीब, 8 लाख कमाने वाला अमीर। तीनों मानक केंद्र सरकार के हैं, सरकार के मेरे तो है नहीं। OBC के लोगों को समझना चाहिए, जल्दी समझना चाहिए। वोट का जो अधिकार आपको दिया, जो वोट का अधिकार आपको मिला है, ये किसी को राजा बनाने के लिए नहीं मिला, आपको शासक बनने के लिए मिला हुआ है। अरे जो लोग कहते थे कि भारत को जापान बना देंगे, जो लोग कहते थे भारत को जापान बना देंगे, और 5 साल में बना दिया नेपाल। जगह जगह चौकीदार मिल रहे हैं। मुझे तो अजीब लग रहा है नरेश भाई, जब पूरे भारत में लोग बोल रहे हैं मैं भी चौकीदार हूं, मैं भी चौकीदार हूं, मैं भी चौकीदार हूं, मैं भी चौकीदार हूं, तो मुझे लगता है मेरे इर्द गिर्द इतने चौकीदार इकट्ठा हो गए, मुझे राजा महाराजा की फीलिंग महसूस हो रही है। इतने चौकीदार हो गए। चौकीदार मालिक चौकीदार बना सकता है। अरे मालिक चौकीदार बना सकता है, प्रतिनिधि कोई मालिक नहीं बना सकता, जनता बनाती है। मालिक चौकीदार बना सकता है, प्रतिनिधि को मालिक बना सकता है क्या? आपको प्रतिनिधि
तो मालिक बना सकता है क्या? मालिक चौकीदार बना सकता है, जनता प्रतिनिधि बना सकती है, और पार्लियामेंट में चौकीदारों के आधार पर देश नहीं चलाया जा सकता। चौकीदारों के कहने से, चौकीदार कहकर सारे मुद्दे आप गुमराह कर रहे हो। बहुत बड़े पैमाने पर कमेंट हो रहे हैं। मनमोहन सिंह के ऊपर इतने कमेंट नहीं आते थे, इतने कमेंट आ रहे हैं। हमें समय समय पर उलझाया जाता है, डाइवर्ट किया जाता है, डाइवर्ट किया जाता है, हमें आपस में लड़ाया जाता है, नफरत पैदा किया जाता है, और चुनाव के वक्त अलग अलग मुद्दे उठा ले जाते हैं। पहली बार थोड़ी हुआ है। मैं सोच रहा था कि चुनाव के वक्त ही पता नहीं आतंकवादी कहां से आ जाते हैं। मैं सोच रहा था हर चुनाव से पहले क्यों हो जाते हैं। हर चुनाव के पहले 57 के बाद 62 का चुनाव हुआ, भारत चीन का युद्ध हो गया। 67 के चुनाव से पहले 65 में पाकिस्तान का युद्ध हो गया। 71 का चुनाव था, बांग्लादेश भारत का हो गया। उसके बाद कारगिल हो गया। अरे चुनाव के वक्त ये होता है, जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए हो रहा है। इसलिए हमको सारे पार्टियों ने जो कमिटमेंट किया, बीएनपी भी कमिटमेंट निभाएगी। हम कभी भी भारत की सेना का, सैनिकों का मान सम्मान बिल्कुल अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने नहीं करेंगे और ना करने देंगे, ना करेंगे ना करने देंगे। अंतरिक्ष में घुमा रहे हो, जमीन पर आ जाओ, मुद्दे बहुत सारे हैं और उन मुद्दे पर चुनाव लड़ो ना। क्यों नहीं लड़े हो? क्यों डर रहे हो? आप ही के मुद्दे हैं, हमारे नहीं हैं। 2014 में हमें कांग्रेस दिखाया गया कि नेहरू जिम्मेवार है। 2019 में भी फिर नेहरू जिम्मेवार है। 2014 में 19 के सपने दिखाए गए थे। 2014 में 19 के सपने दिखाए गए और 2019 में 2022 के सपने दिखाए जा रहे हैं कि 2022 तक सबको मकान मिल जाएगा। अब एक 5 साल चला गया। 14 में 19 के सपने दिखाए, 19 में 22 के सपने दिखा रहे हो। समझ में नहीं आता हमको। 22 में सबको रोजगार मिल जाएगा, 22 में किसानों की आमदनी दोगुना हो जाएगी। तो 22 में कर लेना है, 24 को आना तब वोट देंगे, 19 में वोट मत दो। इस देश में 5 साल में बहुत भयानक परिस्थितियां पैदा हो गई। अरे योगा के लिए जिनके पास करोड़ों रुपया है, बच्चों की जान बचाने के लिए 67 लाख नहीं है। करोड़ रुपया योगा करवाने के लिए है, बच्चों की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन नहीं है। योगा के लिए करोड़ रुपया है, बच्चों की जान बचाने के लिए बजट नहीं है। और 130 बच्चे चले गए। उसके बाद नोटबंदी में 125 लोग चले गए। अगर नोटबंदी से देश को फायदा हुआ बता रहे हो तो चुनावी मुद्दा बनाओ ना। नोटबंदी को क्यों नहीं बना रहे हो? 125 लोग नोटबंदी में मारे गए और काला धन निकालेंगे बोले थे, हमारे लोग खुश हो गए। अब तो ब्लैक मनी वाले, काले धन वाले जो उद्योगपति हैं, उनको अटैक आ जाएगा और वो अभी उनको बर्बादी हो जाएगी, सारे जमीन पर हो जाएगा। एक भी किसी उद्योगपति को अटैक आया क्या? कौन मरे? 125 लोग लाइनों में चले गए। अरे वोट मांगो ना आप नोटबंदी के नाम पर।
वोट मांगो ना भ्रष्टाचार के नाम पर। व्यापम में 58 लोग मारे गए, व्यापम में 58 लोग मारे गए। ऑक्सीजन की वजह से 130 लोग चले गए। नोटबंदी में 125 लोग चले गए। मांगो ना इन मुद्दों पर वोट मांगो ना। नहीं मांगोगे, आप दूसरे मुद्दे उधर उधर घुमाओगे। और जो मुद्दे हम बता रहे हैं, भारत का मीडिया छापने वाला नहीं है। क्यों? 4.5 साल में 5,000 करोड़ मीडिया को जायरात दिया गया है। राइट टू इंफॉर्मेशन में निकाला है हमने। 4.5 साल में 5,000 करोड़ मीडिया को जायरात दिया गया है। ये मीडिया जनता का मुद्दा उठाने वाले नहीं है। वो आपको राहुल और मोदी में उलझाएंगे। जनता के मुद्दे दोनों उठाने वाले नहीं है। 2019 का चुनाव भारत को बचाने का चुनाव है। 2019 का चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। 2019 का चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है। 2019 का चुनाव आने वाली पीढ़ियों को बचाने का चुनाव है। वो मुद्दे पर वोट नहीं मांगेंगे। पैसा बांटने का काम शुरू होता है हर चुनाव में। और एक वोट का 500 रुपया मिलेगा। हर चुनाव में वोट खरीद फरोख्ती होती है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं बता रहा हूं, लेकिन जाओ मैदान में पता चलता है, सब लोग बोल रहे हैं। अगर एक वोट का 500 रुपया, तो 5 साल में मिलेगा 500, तो साल भर का 100 रुपया हुआ ना। 12 महीने का 100 रुपया। अगर 12 महीने का 100 रुपया, तो महीने का हुआ 8 रुपया। रोज का हुआ चवन्नी 25 पैसा। भिखारी चवन्नी लेता है किसी से? भिखारी किसी से चवन्नी लेता है क्या? अठन्नी भी भिखारी नहीं लेता है। तुम चवन्नी में उनको राजा बनाते हो। अरे 1,000 रुपया भी देंगे। घर में 4 लोग हैं, 4,000 रुपया मिलेगा। 5 लोग हैं, 5,000 रुपया भी देंगे। उन्हें पैसे की कमी नहीं है। जिन्हें उनके पास नोट है, उनके पास वोट नहीं है। और जिनके पास वोट है, उनके पास नोट नहीं है, इसलिए वोट खरीदे जाते हैं। एक वोट का 5,000, घर में 5 लोग हैं, 5,000 वोट देंगे, 5,000 रुपया भी देंगे। और एक वोट का 1,000 रुपया अगर मैं 5 लोग आप सोचोगे, या 5,000 मिल रहा है ना, बटन दबाया और 5,000 मिल रहा है ना। अरे उन 5 लोगों में आपकी बेटी का भी वोट है। उन 5 लोगों में अपनी बहन का भी वोट है। उन 5 लोगों में आपकी बीवी का भी वोट है। उन 5 लोगों में आपकी माँ का भी वोट है। क्या पैसे के लिए बहन बेटियों का सौदेबाजी हो सकता है क्या? कांशीराम साहब ने कहा, वोट बेचना बेटी बेचने के बराबर है, याद रखना। वोट को बेचने का मतलब बेटी को बेचना है। अगर आप पैसे से वोट पे अगर दोगे और बाद में उनके पास जब जाओगे, उन चुने हुए प्रतिनिधि के पास जाओगे कि हमने आपको वोट दिया था, आप पहले आप कहोगे हमारे एरिया में काम क्यों नहीं करते हो, तो आप वो कहेगा क्यों करो आपका काम, तो आप कहोगे हमने वोट दिया था, तो बोल देगा वो, सीधा बोल देगा मुफ्त में वोट दिया था क्या, पैसा नहीं दिया था क्या? सीधा बोल देगा वोट मुफ्त में दिया था क्या, पैसा नहीं दिया उस समय। क्या जवाब दोगे आप? कोई जवाब है क्या आपके पास? वोट खरीदे जाएंगे। आजकल चुनाव में बड़े पैमाने पर वो पिलाया जाता है। क्या बोलते हैं? पहुआ, पोटली, क्या कीमत है? क्या कीमत है? ज्यादा 20-25 रुपया होगा।
मुझे नहीं पता, मैं पूछ रहा हूं, जो पीने वाला व्यक्ति है वो सही बताए। 25-50 से ज्यादा होगा नहीं। वो तुमको शराब पिलाएंगे, एक बार शराब पिलाएंगे, 5 साल आपके बच्चों का खून पिएंगे, याद रखना। एक बार शराब पिलाएंगे, 5 साल आपके बच्चों के विरोध में नीतियां बनाएंगे, खून पिएंगे आपके बच्चों का। अगर तुम शराब में वोट बेचते हो, पैसे में वोट बेचते हो और उनको मालिक बनाते हो, तो तुम्हारे सत्यानाश कर रहे तो क्यों चिल्ला रहे हो? क्यों ताकतवर बनाते हो उन लोगों को जो तुम्हारे संविधान को बदलना चाहते हैं? क्यों ताकतवर बनाना चाहते हो? इस चुनाव में आपको अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए वोट करना है, एजुकेशन के लिए वोट करना है, रोजगार के लिए वोट करना है, आपको वोट करना है, किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए वोट करना है, आपको उद्योग धंधे के लिए वोट करना है। और वोट से मैं बताना चाहता हूं, अगर आपने किसी से पूछा, आपने किसी से पूछा भैया मैं आपको वोट दूंगा, आप मुझे नौकरी दो, मिलने वाली है? मैं आपको वोट दूंगा, मुझे नौकरी दो, हो जाएगा? मैं आपको वोट देता हूं, आप मुझे जमीन दो, देने वाला कोई? मैं आपको वोट देता हूं, मेरे एरिया में उद्योग लगाओ, लगाने वाला है क्या? वोट से आपको नौकरी नहीं मिलती, वोट से आपको जमीन नहीं मिलती, वोट से आपको रोजगार नहीं मिलता, वोट से आपको उद्योग नहीं मिलते, वोट से जमीन नहीं मिलती, वोट से रोजगार नहीं मिलता, वोट से नौकरी नहीं मिलती। अगर वोट का सही इस्तेमाल किया तो देश के मालिक बन सकते हो, जो चाहो हासिल कर सकते हो। और इसी वजह से वोट का प्रावधान किया हुआ है। ये वोट का अधिकार आपको राजा बनाने का अधिकार है, आपको मालिक बनाने का अधिकार, वोट का अधिकार संविधान में प्रावधान किया गया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिया है। अगर वोट का अधिकार सही तरीके से इस्तेमाल करो, इस देश के मालिक बन जाओगे। ये जो बीएमपी चुनाव लड़ना बीएमपी मैदान में है, इन मुद्दों पर है और इन मुद्दों की कोई नकल नहीं कर सकता। ये लड़ाई लड़नी चाहिए नहीं लड़नी चाहिए, मुझे बताओ। संविधान को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़नी चाहिए नहीं लड़नी चाहिए? आपकी आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़नी चाहिए नहीं लड़नी चाहिए? लोकतंत्र को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़नी चाहिए नहीं लड़नी चाहिए? देश को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़नी चाहिए नहीं लड़नी चाहिए? अगर ये लड़ाई लड़नी चाहिए तो साथ सहयोग करोगे, साथ सहयोग करोगे तो इतना ही करना है। यहां से जाने के बाद कम से कम 25 परिवारों तक इस संदेश और इस मैसेज को पहुंचाओगे। इसी आशा और विश्वास के साथ एक बात बता देता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। कांशीराम साहब ने, मान्यवर कांशीराम साहब ने एक बात बताई कि 5 साल में 1825 दिन होते हैं। 300 का इकट्ठा पकड़ेंगे तो 5 का 1500 दिन हो गया, और 60 का हिसाब पकड़ोगे तो 5 6 35 315 और 300 1800 दिन हो गया, और 365 5 का दिन पकड़ोगे तो 5 साल में 25।